गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्रॉसेंड्रा की कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉसेंड्रा जो है इसे हम बेसिकली या आम लैंग्वेज में फायर क्रैकर प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पॉड्स होते हैं यानी कि इसका जो फ्रूट होता है वो अगर ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा मॉइस्चर या ज़्यादा नमी हो तो फट जाता है एकदम से, इसलिए उसे हम फायर क्रैकर बोलते हैं। और तमिल में या फिर साउथ इंडियन पार्ट्स में इसको कनकम्बरम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है एकेंथेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका जो ओरिजिन है, इसका जहाँ से ये प्लांट आया है वो इंडो मालियन रीजन है। अब आपका जो ये प्लांट है इसे हम मोस्टली एज अ लूज फ्लावर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो इन्हें हम गजरों में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। रजनीगंधा के फूल के अलावा इसमें हम जास्मीन के फूल लगाते हैं, और उसके अलावा क्योंकि दोनों ही फूल सफ़ेद रंग के होते हैं तो उसे कलर देने के लिए हम इसमें आपके क्रॉसेंड्रा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसके साथ बहुत सुंदर सूट करता है। आपका जो क्रॉसेंड्रा है ये गोवा का स्टेट फ्लावर है। नेक्स्ट इमेज में आप देख ही सकते हैं कि इसके पॉड्स किस तरह से दिखते हैं। अगर ये पॉड जो है नमी के कांटेक्ट में आ जाएं या फिर सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में आ जाएं या बहुत हीट में आ जाएं तो ये फट जाते हैं। अबोली भी हम क्रॉसेंड्रा को ही बोलते हैं। अब अबोली जो है यानी कि क्रॉसेंड्रा जो है वो दो तरह का होता है, सादी या सिंपल वन या रतन अबोली। जो सादी अबोली होते हैं वो लाइट शेड होती है ऑरेंज के, और जो आपके रतन अबोली है वो जो होते हैं उनमें ऑरेंज कलर जो होता है वो काफ़ी डार्क होता है। साथ ही जो आपके सादी अबोली हैं वो उसके फूल खिलते हैं, और जो आपके रतन अबोली है उनके फूल जो है वो कलियों की तरह बनके ही रह जाते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट इमेज में कि आपका जो फ्लावर है ये काफ़ी इसकी जो है ये एक स्पाइक और एक स्पाइक में बहुत ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं, और फ्लावर जो है वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ को खिलना शुरू होते हैं। नेक्स्ट इमेज में आप देख ही रहे हैं कि इन्फ्लोरेसेंस जो है ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं फ्लावर और ऊपर से हरा पार्ट, ये इसकी स्पाइक होती है। और इनमें जो ये ऑरेंज कलर के फूल आप देख रहे हैं इन्हें हम फ्लोरेट्स कहते हैं, और बाकी एरिया को स्पाइक कहा जाता है। अब इसमें जो है मोस्टली इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीशी है जो हम कल्टिवेट करते हैं वो है क्रॉसेंड्रा अंडुएलेफोलिया। अब नेक्स्ट में हम इसकी सारी स्पीशीज देखेंगे, यानी कि सबसे पहले क्रॉसेंड्रा अंडुएलेफोलिया। अब इसका देखते हैं हम, इसका जो प्लांट है वो लगभग 30 से 90 सेंटीमीटर की हाइट का होता है, और इसमें जो है जो पत्ते हैं वो वाइब्रेंट डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। वो काफ़ी लेदरी टेक्सचर के होते हैं, देखने में बहुत शाइन करते हैं, लस्ट्रस होते हैं। इसके जो फ्लावर्स है, इसके फ्लावर जो है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं और ऑलमोस्ट स्कारलेट कलर को रिजेंबल भी करते हैं। इसकी ब्रैक्ट्स जो है, ब्रैक्ट्स यानी कि जो स्पाइन का जो पार्ट जिनमें अभी फूल नहीं खिला है वो जो है वो स्पाइनी होती हैं, मतलब वो चुभने वाली होती हैं। और इसके जो फूल हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रॉसेंड्रा ग्वीनेंसिस में। क्रॉसेंड्रा ग्वीनेंसिस जो होता है इसका वाइटिश पर्पल कलर का फ्लावर होता है और छोटे साइज में होता है, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। क्रॉसेंड्रा निलोटिका, इसके जो लीव्स होते हैं ये ऑलमोस्ट एलिप्टिकल शेप के होते हैं और ज़्यादा ग्लॉसी नहीं होते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पिंकिश टू रेडिश के उसमें आते हैं, और उनका जो करोला होता है वो काफ़ी पतला होता है। नेक्स्ट आते हैं क्रॉसेंड्रा पंजेंस में। क्रॉसेंड्रा पंजेंस जो होता है इसके लीव्स बहुत बड़े होते हैं, और इसके जो ब्रैक्ट्स हैं यानी कि जो इसकी स्पाइक है वो काफ़ी ओवल शेप की होती है, यानी कि काफ़ी स्प्रेड आउट होती है, और फ्लावर्स उसमें येलो कलर के छोटे छोटे होते हैं। इसे हम यूजुअली पॉट में लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है क्रॉसेंड्रा फ्लावा। क्रॉसेंड्रा फ्लावा जो है इसके येलो कलर के छोटे फ्लावर्स होते हैं। अब इसकी कुछ वैरायटीज अगर हम देखें क्रॉसेंड्रा की तो वो है क्रॉसेंड्रा नाइल क्वीन। क्रॉसेंड्रा नाइल क्वीन जैसा आप इमेजेस में देख ही रहे हैं, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब क्रॉसेंड्रा में जो है हमारे पास ब्लू कलर भी आता है।
स्यूडोरेंथेमम ग्रासीफ्लोरम जो है ब्लू क्रोसेंड्रा को हम बोटानिकली बोलते हैं। अब ब्लू क्रोसेंड्रा में आप वेरिएशन देख ही सकते हैं, लाइट सा पर्पल है, ब्लू डार्क ब्लू कलर में भी है। अब वाइल्ड क्रोसेंड्रा भी है, वाइल्ड मतलब जिसे हमने कल्टीवेट नहीं करा है। इसकी कोरोला ट्यूब जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, फ्लावर्स जो होते हैं बिल्कुल ब्रैक्ट के साथ खिलते हैं। इसे हम क्रोसेंड्रा ग्रीन स्टॉकाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके जो इम्पोर्टेंट कल्टिवार्स हैं वो है ऑरेंज क्रोसेंड्रा, दिल्ली क्रोसेंड्रा, ल्यूटिया येलो एंड सेपिक्यूलियस रेड। अब इसमें क्या है, इन कल्टिवार्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टेट्राप्लॉइड हैं या ट्रिप्लॉइड हैं, क्योंकि आपके जो टेट्राप्लॉइड फ्लावर्स हैं उनमें जो है बीज उत्पादन होता है, पर आपके जो ट्रिप्लॉइड फ्लावर्स हैं उनमें बीज उत्पादन नहीं होता है। जैसे कि दिल्ली क्रोसेंड्रा जो है आपका ट्रिप्लॉइड है, इसमें बीज उत्पादन नहीं होगा, इसे हमें वेजिटेटिवली ही आगे प्रोपोगेट करना पड़ेगा। अब आपके ऑरेंज क्रोसेंड्रा है, येलो लूटिया येलो है, सेबेक्युलस रेड है, इन सब में जो है ये टेट्राप्लॉइड है, इन सब में बीज उत्पादन होगा। अब हम देखेंगे कि इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए। इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए और पीएच जो है वो 6 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। क्लाइमेट जो है, इसकी क्लाइमेट में हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए और नाइट टेम्परेचर गिरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी प्रोपोगेशन पे। प्रोपोगेशन हमने देखा पहले भी कल्टीवार्स के बारे में पढ़ते हुए डिस्कस करा था कि इसमें जो है बीज और कटिंग दोनों का इस्तेमाल होता है। तो इसकी प्रोपोगेशन जो होती है हम बीजों से करते हैं, रूट्स से करते हैं, रूटेड कटिंग से करते हैं और टिश्यू कल्चर से करते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो आपका प्लांट का एपिक्स पोर्शन होता है वहाँ का एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं और उसे लैब में हम एक मीडियम तैयार करते हैं, उसमें हम डाल देते हैं ताकि उसमें रूटिंग आए, उससे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब जो आपकी टेट्राप्लॉइड वेराइटीज है, यानी कि आपकी ऑरेंज क्रोसेंड्रा, लूटिया येलो, सेप्क्यूलिस रेड, ये जो हैं आपकी, ये सारी की सारी टेट्राप्लॉइड हैं और इन्हें हम बीज से प्रोपोगेट करते हैं। बीज जो है 5 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है और इनकी ट्रांसप्लांटिंग जो होती है वो लगाने के 60 दिन बाद कर दी जाती है। अब आपका जो दिल्ली क्रोसेंड्रा है जिसमें बीज प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि आपका जो ट्रिप्लॉइड है उन्हें हम रूटेड कटिंग्स के साथ प्रोपोगेट करते हैं। कटिंग जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ की ली जाती है। 41,700 कटिंग्स जो हैं वो हमें 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख ही सकते हैं कि इसका बीज जो है वो किस प्रकार का दिखता है। अब बीज लगाने के बाद, बीज तैयार करने के बाद, आपकी कटिंग तैयार करने के बाद हमें लैंड प्रिपरेशन देखनी होती है। लैंड प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, हम पहले अपने खेत को 2 से 3 बार अच्छे से जोत देते हैं और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, 25 टन 1 हेक्टेयर में हम FIM मिला देते हैं। उसके बाद FIM प्रॉपरली मिलाने के बाद हम रिजेस तैयार करते हैं। जो रिजेस है, यानी कि पुल जो है, हम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर तैयार कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम सीडलिंग जो है उन्हें एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे इन रिजेस पे या इन बांध पे या पुल पे लगा देते हैं। और अगर हमने बीज उत्पादन के लिए लगाना है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पौधा जो है उसका बीज इधर से उधर ना हो जाए, तो हम उसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। तो हम उसे 60 बाय 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसके फर्टिलाइजर पे। फर्टिलाइजर जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, FIM जो है वो 25 टन पर हेक्टेयर लगेगा और NPK जो है वो 75:50:125 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से लगाया जाएगा। और नाइट्रोजन जो है वो 3 महीने के बाद फिर से लगाते हैं हम 75 kg। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी फ्लावरिंग पे। इसकी फ्लावरिंग जो है पौधा लगाने के लगभग 2 से 3 महीने बाद इसमें फ्लावरिंग आ जाती है और ये जो पौधा है ये पूरे साल भर फूल बियर करता है, सिर्फ रेनी सीजन को छोड़कर। उस सीजन में इसके फूल आते तो हैं पर क्योंकि बारिशों के प्रभाव से वो गिर जाते हैं जल्दी। और इसकी फ्लावर जो है उसको
तैयार होने में, खुलने के बाद तैयार होने में 2 दिन लग जाते हैं। इसलिए पिकिंग जो होती है हम फ्लावर्स की वो अल्टरनेट डेज में करते हैं। यानी कि फ्लावर्स जो होते हैं हम उसको अल्टरनेट डेज में तोड़ते हैं। और फ्लावर्स जो होते हैं इनमें फ्लावरिंग जो होती है एक जो पूरी स्पाइक है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ को आती है, और एक पूरी स्पाइक जो है, एक पूरी स्पाइक में फ्लावरिंग आने में लगभग 15 से 25 दिन लग जाते हैं पूरी की पूरी स्पाइक में।